Good morning, sir. तुम्हें एक तो ये बताना पड़ेगा, चैप्टर शायद जो बचे थे मैंने उनमें यही है, कुछ और तो नहीं, कहीं और कोई तैयार हो जाए। एक तो हमारे सबसे बचे हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रैक्टिकल वर्क। अब ये बता दो, कई लोगों को कंफ्यूजन है, किसी बच्चे ने पूछवाया भी था, 2-3 लोगों के अलग से भी फोन थे, ये प्रैक्टिकल वर्क है या डिलीट है, वो तुम तय करके बता दो। तो स्कूल वालों से पूछ लिया होगा तुमने, काफी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं तुम्हारे। मेटलर्जी ठीक है, 3 तो पता है मुझे। मेटलर्जी, एक मिनट रुको, इतने सारे बताओगे तो बात नहीं बन पाएगी। एक बच्चे ने लिखा नहीं है सर, नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही, आधे नहीं कह रहे हो। कार्तिक ने कहा नहीं है। एक ने मेरी वाला डायलॉग लिखा है। मैंने मेटलर्जी तो बता दिया, 3 चैप्टर है ना, उसके अलावा बस केवल ये मालूम करना है कि ये चलो एक मिनट रुको, इसमें पता चल जाएगा। तो क्योंकि जो सिलेबस मेरे सामने खुला हुआ है, इसमें तो 9 पे खत्म कर दिया, 9 वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क लिखा हुआ है। एक मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और ना हो जाए इसलिए। चलो, इनमें से किसी का कोई सही जवाब नहीं है, इसलिए उसको बाद में सोच लेंगे एक बार। तुम भाई जिसके लिए इकट्ठे हुए बता देना, टाइम तो यही रहेगा, है ना। डॉट आज तो जानबूझ के देर कर दी, या देर हो गई, कोई बात नहीं।
8:15 to 9, और शायद मेरे ख्याल में 10-15 दिन लगेंगे, उसमें ये सारा काम खत्म होगा। क्या क्या रह गया वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा ही बूता एक लिमिट तक ही होता है। नाइट्रिक एसिड नहीं हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हुआ 2, मेटलर्जी नहीं हुआ 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन में खासतौर से नोमेनकल्चर हो जाएगा, इतना काम तो हो जाएगा। और प्रैक्टिकल वर्क है ना, प्रैक्टिकल वर्क मैं करा दूंगा, क्योंकि सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। प्रैक्टिकल वर्क कर लेंगे, याद करने का काम है, कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई बात हो तो फटाफट लिखो, और नहीं तो काम शुरू होने दो। बस यही था, बस तुम भाई कहीं भी नोट कर लेना, जो भी आओ उस हिसाब से आना। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटलर्जी, यही ऑर्डर रहेगा। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे पहले प्रैक्टिकल वर्क, और प्रैक्टिकल वर्क के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटलर्जी, प्रैक्टिकल वर्क, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पता नहीं भाई क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होते हैं काके, सुननी बातें ढंग से। चलो हेडिंग डाल दो नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड में से कुछ कटा हो तो लिख देना, वैसे कुछ कटा तो है नहीं, पूरा ही था पहले जब तक वो कई भी हुई है, कोई कट पिट नहीं हुई। तुम भाई लिखना शुरू कर दो फटाफट समझ के, पहले एक बार लिखवा देता हूँ फिर समझा भी दूंगा। हेडिंग डाल दो लैब प्रिपरेशन, यहीं से शुरू है। नाइट्रिक एसिड 1, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है किस किस में। एंड लार्ज स्केल प्रिपरेशन भी है, तो पहले तो लैब प्रिपरेशन है, एक एक करके चीजों को लिख लो। रिएक्शन मैं सारी चीजें लिखवा लेता हूँ जो एग्जाम में आ रही है, जिनको लगता है कि खुद याद है तो कोई बात नहीं, मत लिखना, अदरवाइज लिखना शुरू कर देना। रिएक्शन में लिख लो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 reacts with H2SO4, और ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए। टेम्परेचर ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, फिर हो जाएगा, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मेशन होता है KHSO4, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट एंड प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। ऑब्वियसली लैब प्रिपरेशन तैयार करनी है, लैब प्रिपरेशन में क्या क्या तैयार करना होता है, सबसे पहले रिएक्शन इक्वेशन क्या है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि इसने दो मेथड से कहा है, आइदर बाय पोटेशियम नाइट्रेट और बाय सोडियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट की इक्वेशन के साथ ये भी याद कर लेना, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, ऑब्वियसली ये भी कंसंट्रेटेड। फिर टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मेशन ऑफ NaHSO4,
प्लस HNO3। देखिए दो तो रिएक्शन है। अब इसमें लिखो नेक्स्ट चीज रिएक्टेंट, एक ही नंबर के क्वेश्चन है। रिएक्टेंट्स आर पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है पोटेशियम बाइसल्फेट, ये पोटेशियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट। फिर टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री 200 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर नेक्स्ट लिखो प्रोसीजर। A mixture of equal parts by weight, a mixture of equal parts by weight of sodium or potassium nitrate and concentrated sulfuric acid। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेना। ऑब्वियसली सारी चीजें जब लैब प्रिपरेशन होती है तो उसमें सारी लिखनी होती है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या कंडीशन है, तो वही है। ऑब्जर्वेशन में लिख दो ऑन हीटिंग द मिक्सचर द volatile nitric acid is produced and vapors collected and cooled by cold water। ठीक है, वाटर से उसको ठंडा कर देते हैं, एप्रेटस के साथ बता भी दूंगा। प्रिकॉशन में एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लिख लो, वो अभी रिपीट करूंगा तो सुन लेना, एक मिनट रुके रहो। प्रिकॉशन में कंप्लीट एप्रेटस is made up of glass because nitric acid vapors are corrosive, 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 जला देने वाली, corrosive in nature। ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके रीजन भी लिख लेना। पहला रीजन है वेस्टेज ऑफ फ्यूल, दूसरा रीजन डैमेज ऑफ ग्लास एपरेटस,
तीसरा रीजन फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड चौथा रीजन है सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट stick to the glass apparatus and being poor conductor of heat, फ्यूल इज वेस्टेड। तो मैं अब एक बार मैं दोबारा बोलूंगा सारी चीजों को, ठीक है? इसमें और देख लेता हूँ कुछ और बचा होगा। हेडिंग डाल देना, लैब प्रिपरेशन शुरू से सुन लेना पूरी, इस बार समझा के बात। ये तो इसका एपरेटस वगैरह है। ऑलमोस्ट वही डायग्राम लिया है जो तुम्हारी बुक में भी शायद इसी तरह का ही होगा। अब एक बार ढंग से समझते हुए चलना, और नहीं लिखा था तो अब फिर दोबारा सुन लेना एक बार। पहली चीज तो जो हमने एपरेटस लिया है ना, ये ग्लास का बना हुआ होना चाहिए। ग्लास इसलिए क्योंकि जो एसिड फॉर्मेशन होता है ना, नाइट्रिक एसिड की जो वेपर्स होती हैं, ये यदि स्टील वगैरह की कोई चीज होगी तो उस पर अटैक कर देगी मेटल के साथ, और करसिव नेचर की होती है ना, यानी कि जला देने वाले नेचर की होती है, तो एपरेटस डैमेज हो जाएगा। इसलिए ग्लास एपरेटस यूज करते हैं। ये जनरल चीजें हर जगह काम में आएगी। किसी भी एसिड को ग्लास कंटेनर में क्यों रखते हैं उसका आंसर है, हर जगह काम में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए वो है टेम्परेचर हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा है ना। और इसकी दोनों रिएक्शन भी याद कर लेना, मैं वो लिखवा भी दे रहा हूँ दूसरी वाली। पहली रिएक्शन तो अभी लिखी थी, जो नहीं लिख पाए थे फिर सुन लेना। लैब प्रिपरेशन की रिएक्शन एग्जैक्टली है, एक लिख देता हूं, सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर होना चाहिए लेस, ऐसे लिख देते हैं डेल्टा लेस 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मेशन होगा सोडियम बाइसल्फेट का। ऑब्वियसली सोडियम बाइसल्फेट जो है ये सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है ना, जिससे ग्लास से चिपकता नहीं है। प्लस फॉर्मेशन होगा नाइट्रिक एसिड का। एक बात तो ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये कि मान लो टेम्परेचर ज्यादा कर दे है ना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो रिएक्शन ये होगी सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम बाइसल्फेट जो बना था। अब ऐसे लिख देना, टेम्परेचर बढ़ा है, जिसकी तो मुंह खुला होता है बड़ा होता है किससे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से। देन सोडियम सल्फेट बनता है प्लस नाइट्रिक एसिड अब भी आ जाता है। ठीक है, ये अब भी आ जाता है। तो HNO3 बना प्लस सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक, अब इसमें टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखने पे ये जो फॉर्मेशन हुआ ये खतरनाक है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो तुम्हें ये लिखवाया था कि यदि मान लो हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये दोनों रिएक्शन याद कर लेना बढ़िया तरीके से, यदि हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखेंगे तो दिक्कत ये होगी कि जो सोडियम सल्फेट बना था वो यहाँ चिपक जाएगा इस जगह, यहाँ पे। ठीक है, सोडियम सल्फेट का क्रस्ट एक मोटी लेयर बन जाएगी इस जगह पे, ग्लास के अंदर चिपक जाएगा। अब जब गर्म करोगे तो ये लेयर जो होती है बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो हीट इस लिक्विड तक पहुंचेगी नहीं, तो एपरेटस फर्दर गर्म ही नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, है ना। एक बात तो ये थी। तो टेम्परेचर हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड से
लास्ट सिस्टम ये था 200 डिग्री सेंटीग्रेड का चक्कर चल रहा था, क्यों रखा टेम्परेचर कम? पहली चीज थी फ्यूल की वेस्टेज, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज थी एपरेटस जो है उसके डैमेज होने का डर होता है, यदि टेम्परेचर हाई होगा तो क्रैक कर जाएगा, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी जो नाइट्रिक एसिड है ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, इसका नंबर कल आएगा, फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा। और चौथी जो बात थी इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम सल्फेट का, जो यहाँ चिपक जाएगा, जिसकी वजह से बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ये, तो अंदर एनर्जी नहीं जाएगी, सारा फ्यूल वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया टेम्परेचर क्यों ज्यादा रखते हैं इसके आंसर। फिर ये जो वेपर्स बनी है ना, यहाँ पे वेपर्स बन गई, ये इधर आ जाएगी, इसको है कि ठंडे पानी से इसमें से पानी डालोगे कंडेंस हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे लिक्विड हमें मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड का लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। कैसे? पहले तो गैस होगी, यहाँ से वेपर्स आ गई, इसको ठंडा कर दिया, बाई द कंडेंसेशन यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें अब जो तुम्हें पूछना हो, है ना, या और कोई डाउट रह गया हो, मेन चीज क्या है कि इक्वेशन क्या क्या आना चाहिए लैब प्रिपरेशन का, एप्रेटस डायग्राम बनाने को कभी कभी आता है, एक आध क्वेश्चन में कभी आया हुआ है, वैसे जनरली अवॉइड है, लेकिन डायग्राम के वो बेस क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ये डायग्राम दे देंगे, ये पूछ लेंगे इसमें क्या मिला हुआ है, कौन कौन से मिक्सचर है, ए और बी क्या होंगे, गैस कौन सी इवॉल्व हुई, तो डायग्राम से अंदाज लग जाता है, ठीक है ना। जैसे ही ठंडा पानी वाला देखो तो समझ लो नाइट्रिक एसिड के लिए। तो ये तो हो गई लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना। अब तुम फटाफट यहाँ तक जो पूछना था उसे चैट बॉक्स में लिखो, तो मैं तुम्हारी बात समझ पाऊंगा और तुम्हारी बात के आंसर भी मिल जाएगी तुम्हें। एक बच्चे ने लिखा है कुछ, प्रोडक्ट में लिख लो सोडियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड वेपर्स बनती है पहले, ठीक है, नाइट्रिक एसिड की वेपर्स। प्रोडक्ट दोबारा से बोलना, सोडियम बाइसल्फेट और पोटेशियम बाइसल्फेट एंड वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। दूसरा, रबड़ को आपको अफेक्ट करता है, ठीक है, रबड़ को आपको अफेक्ट करता है। और तो मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ भाई लोगों, लिख लो, क्योंकि हम पे भी लिमिटेड टाइम होता है ना। अब इसके नोट्स का मुझे भी नहीं पता कितने दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे हो गए, एक एक चीज इसीलिए धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ। अब तुम बैठ के मजे करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँ, ये तो नाइंसाफी है भाई। एक बच्चे ने पूछा, इसका आंसर यस है, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रिक एसिड, यस, पहले इसी नाम से जानते थे। एक्वाफोर्टिस जो है वही नाइट्रिक एसिड है, बस, और तो कोई डिटेल बात आई नहीं इसमें। तो मैं दूसरा, मैं एक्चुअली एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बोर्ड का पेपर तो सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं आता, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है हमें नहीं पता, स्कोप जो लिखा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं स्कोप पढ़ दे रहा हूँ, और रिवीजन बैच में तो स्ट्रिक्टली स्कोप से ही होता है, पहले तो बहुत डिटेल कराया था। लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों रिएक्शन लिख दिए थे, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के। ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब इनमें क्या करना होता है, कौन से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, रिएक्टेंट क्या क्या है, प्रोडक्ट में मुझे याद नहीं, ये नाइट्रिक एसिड की वेपर्स हैं, वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लिख देना। तो वही पूछा है फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट की ये हो गई, सोडियम नाइट्रेट की ये आ गई। फिर लैब मेथड टू बी स्टडीड इन, किस किस टर्म में, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ जिससे बहुत दिनों के भूल गए होंगे क्या क्या आता है। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बता दिए, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बता दिए, कंडीशन कई बार चिल्ला के बता दी, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है इक्वेशंस, ये दोनों लिख दी हैं, सेटिंग अप ऑफ एपरेटस, डायग्राम, ये मैं पहले भी तुम्हें हिंट दे चुका हूँ, डायग्राम आ सकता है,
लेकिन जनरली 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम बना हुआ आता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर प्रिकॉशंस, कलेक्शन, यहां तक की बातें हो गई, और लास्ट रह गया आइडेंटिफिकेशन, वो भी लिख लो। एक चीज और रह गई इसमें, क्या वो भी होता है, आइडेंटिफिकेशन में लिख लो, द वेपर्स ऑब्टेन्ड the vapors obtained on reactant with copper evolve reddish brown fumes of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से सुन लेना, जो वेपर्स ऑब्टेन होंगी किसकी, नाइट्रिक एसिड की, उनको यदि हम कॉपर के जो पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, है ना, उसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जरूर लिख लेना, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से सुन लेना जो सुनने से रह गए थे, द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड on reacting with copper strips evolve reddish brown fumes of nitrogen dioxide which turns acidified ferrous sulfate solution brown। ठीक है, ब्राउन को ये पूरा लिखना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन में, एक नंबर में कहीं भी आ जाता है, फिर से सुन लेना। यदि मैं आइडेंटिफिकेशन कराना है तो जो नाइट्रिक एसिड की वेपर से ऑब्टेन हुई थी, जब वो कॉपर स्ट्रिप्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो रेडिश ब्राउन है कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑब्टेन होंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और जो फर्दर एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, है ना, ब्राउन कलर या ब्राउन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ये रटना पड़ेगा तुम्हें आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब इतना काम खत्म हो गया। लैब प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, ये सारी लैब प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म हुआ। यदि तुम ध्यान से देखोगे स्कोप में 3 डॉट बने हुए हैं, 1, 2 और 3। तो पहला डॉट हमारा पूरा खत्म हो गया जो सबसे लंबा वाला है, दूसरा डॉट छोटा और तीसरा महा छोटा। ठीक है, ये 3 डॉट है टोटल, इसमें से इस काम को खत्म किया। कल वैसे बिल्कुल टाइम से आना, 8:15 का टाइम है, 3 दिन में चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, फिर क्वेश्चन करते रहना आराम से। तो 3 दिन में चैप्टर खत्म है, इसलिए एक पार्ट ये खत्म हो गया। कल का टर्न लिख लो, ओस्वाल प्रोसेस, है ना, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जिससे जिनको ओस्वाल प्रोसेस समझना हो इकट्ठे हो जाएंगे। ओस्वाल प्रोसेस है। अब परसों रिएक्शन विद कॉपर, जो भी बोला था उसमें कॉपर का रिएक्शन बाद में आएगा, वो भी लिखवाऊंगा। कॉपर रिएक्शन, कार्बन का और सल्फर का, बस 3 रिएक्शन याद करने, और कोशिश करना कि स्कोप से बिल्कुल चिपक के रहना। स्कोप की कोई चीज छूट जाए तो बता भी देना। बुक के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, केवल वो लोग बुक के चक्कर में पढ़ना जिनने पहले से पूरी पढ़ी हुई है और जिन्हें हर हालत में 100 नंबर लाने हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो पूरी बुक कर लेना। भैया टाइम चेंज होना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं टाइम शेड्यूल तुम्हें ये बता देता हूँ, मैं तो बहुत कॉपरेट किया, अब मेरे भी बूते की बात नहीं बची। टाइम, अब आज का टाइम बता देता हूँ क्या काम किया हमने। पहला बैच था 10 बजे से बुलाया था 1 बजे तक, ठीक है, ये तुम्हारा ही था मैथ्स।
मतलब अपनी जिंदगी का आधा टाइम तो तुम्हारे लिए जा जाए। 3 घंटे का ये बैच था। फिर इसके बाद हमारे खुद के बैच थे 3 से 4। थोड़ा कॉपरेट भी कर देना भाई, नए बैच बन रहे हैं तो बता भी देना बच्चों को। ये 9 था ऑनलाइन। फिर 4 से 5, 5 से 6, फिर 6 से 7, ये सब 9 10 के बैच थे। 10th 9th 10th। फिर 7 to 8 केमिस्ट्री 10th नई बैच की। उन क्या चल रहा है, इससे पहले ये डायग्राम जो देख रहे थे उसी का था। तो किसी बच्चे में बहुत ज्यादा धैर्य हो तो अलग से बता देना, ये उनका डायग्राम था, ठीक है ना। एक दिन में ये लैब प्रिपरेशन खत्म हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl शुरू हुआ है उनके। और अब 2 बैच तुम्हारे यहीं 8 to 9 को इसीलिए जानबूझ के 8-15 कर दिया था, जैसे 15 मिनट का एक बैक गैप मिल जाए। 9 अभी एक बैच है 9 to 10। अब इसके बाद कहाँ से टाइम लाऊंगा तुम बता दो। ये किसी बच्चे ने लिखा था प्लीज चेंज द टाइम, ये सारे टाइम मैं तुम्हें बता रही है। इसके अलावा बचा 11 बजे का टाइम, पब्लिक पीटने आ जाएगी। मैंने इनसे कहा कि भैया 10 से 11 और पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं तो ये पीट देंगे किसी भी दिन। तो जितना कॉपरेशन हो सकता था हो गया, है ना। और भाई लोगों अभी भी केमिस्ट्री में भी बैठे हो 10 लोग हो जिनकी फीस नहीं है केमिस्ट्री खाली पढ़ने वालों की, तो प्लीज उसके बारे में भी सोच लेना। मुझसे तो सारी डिमांड करते रहते हो, अपनी एक डिमांड पूरी नहीं करते हो। तुम मेरी कही कही जिस बच्चे ने लिखा है ना कि इसके नोट्स, तुम बस एक बार ये लिख के भेज देना किस किस के नोट्स और किस किस के क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना। वो पर्सनल में मैसेज कर देना, तो बचे हुए का अरेंजमेंट मैं कर पाऊंगा आराम से। ठीक है, किस किस के ऐसे लिख देना जिनके नोट्स दे दिए, चैप्टर का लिख दो नोट्स दे दिए, और क्वेश्चन बैंक भी दे दिया। 2 चीजें देनी थी, हर चैप्टर के दे दूंगा, लेकिन मुझे पता हो किसके रह गए तब हो पाएगा काम। ठीक है, पर्सनल में मैसेज कर देना। अभी 10 मिनट बाद फिर बैच है, वो 9 to 10 है। टॉपिक लिख लो फिजिक्स। आज वाला टॉपिक है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क। तो जिनको टॉर्क नहीं आता इकट्ठे हो जाना। तो कोई खास बात हो तो 10 मिनट का टाइम है, फोन कर लेना।